गुड मॉर्निंग बच्चों, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए, कल हमने फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछे जा चुके हैं और आपके दिमाग को हवा कर देंगे। इजी से स्टार्ट करेंगे, पहले इजी क्वेश्चन उठाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है उसमें आप देखना कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दैट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। ओके देन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अब आपके सामने ला रहे हैं अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन। फाइन, तो आपने क्वेश्चन देख लिया। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये डायग्राम बनाया है आपके उस क्वेश्चन के लिए। इस डायग्राम में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जब अच्छे से समझिएगा। हमने दो केसेस लिए हैं, एक बार केस में इसको स्मूथ लिया है और एक बार इसको रफ लिया है। ठीक है, दोनों केस में हम इस ब्लॉक को जीरो वेलोसिटी से छोड़ते हैं, रेस्ट से छोड़ते हैं। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इसको डी डिस्टेंस तक नीचे आने देते हैं और हम देखते हैं कि जब स्मूथ वाले के केस में टाइम स्मूथ, जब सरफेस मेरी स्मूथ थी, ठीक है, ये जो भी रहा हो, और टाइम रफ, ये जो भी रहा हो। पहला केस में स्मूथ था सरफेस, दूसरे केस में रफ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रफ वाली टाइम है, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक की स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो रफ के टाइम पर जो टाइम है वो दैट विल बी इक्वल टू n इंटू टाइम ऑफ स्मूथ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जब रफ थी सरफेस तो उस समय म्यू की वैल्यू क्या है। जब रफ थी सरफेस तो म्यू की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर है। अब चलिए, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमने स्मूथ के केस में टीएस लिया है और रफ के केस में टीआर लिया हुआ। तो इक्वेशन लिखिए आप। पहले स्मूथ के केस में, स्मूथ सरफेस के केस में हमने क्या लिखा, डी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपली यही लिखना है। ठीक है, तो आप स्मूथ के केस में देखिए, इधर एमजी लग रहा है, इधर mg साइन थीटा, सिर्फ इतना ही लग रहा है, यही फोर्स लग रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, स्मूथ के केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा g साइन थीटा। f अपॉन m, तो m हट गया, सिंपली g साइन थीटा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, ut, u तो जीरो हो गया, ut प्लस हाफ a, एक्चुअली स्मूथ था तो टीएस कर देता हूं, आपको इजी रहेगा। देन हम क्या लिखते हैं, डी इज इक्वल टू, ये पोर्शन तो जीरो हो गया क्योंकि यू जीरो है, यहां पर क्या है, यू जीरो। इसका मतलब हाफ ए टीएस स्क्वायर। तो टीएस क्या हो गया अपना, 2d अपॉन ए, इसका रूट अंडर। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली रफ के लिए आप लिखो, रफ में थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा, रफ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन पिक्चर में आ गई। फ्रिक्शन पिक्चर में आ गई तो ये हो गया mg इंटू, इनफैक्ट ये mg cos थीटा नहीं होगा, mg cos थीटा ये होगा, mg cos थीटा, राइट, एंड mg cos थीटा, और इधर आ गया r, और इधर आ गया आपके फ्रिक्शन फोर्स F। तो अब रफ के केस में मेरी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, अब देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, g साइन थीटा इधर की ओर गिर रहा है एंड माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सिंपल, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1 by root 2, इट मीन्स इट इज g by root 2। ये क्लियर हो गया। सिमिलरली यहां पर, यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g साइन थीटा 1 by root 2 माइनस म्यू by root 2, इट मीन्स g 1 माइनस म्यू by
√2। ये क्लियर हो गया रफ के केस में एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली यहाँ पे डी का इक्वेशन क्या लिखा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है तो यानी सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए स्मूथ के केस में था तो एस लिख दिया, और यहाँ रफ के केस में तो ए आर एंड टी आर स्क्वायर। तो सिंपली अपने को यहां से टी आर क्या हो गया, 2d अपॉन ए आर का रूट अंडर। अब ये क्वेश्चन उठा लो, टी आर इज इक्वल टू एन टी एस, टी आर इज इक्वल टू एन टी एस, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि रफ के केस में जो टाइम लगेगा वो n टाइम्स विल बी दैट ऑफ द टाइम ऑफ इन द केस ऑफ स्मूथ। तो टी आर अपना हो गया रूट अंडर 2d अपॉन ए आर इज इक्वल टू n इंटू रूट अंडर 2d अपॉन ए एस। ये हो गया ए आर और ये अपना हो गया ए एस। ठीक है, तो अब सिंपल है, अब तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2d अपॉन ए आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 2d अपॉन ए एस। ठीक है बेटा, 2d कट गया एंड फाइनली अपना को क्या बच गया, ए आर इज इक्वल टू ए एस अपॉन एन स्क्वायर। ए आर क्या है आपका, ए आर जी 1 माइनस म्यू बाई √2 इज इक्वल टू ए एस जी बाई √2 इंटू एन स्क्वायर। जी बाई √2 कट गया अपना, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर। तो यहां से बेटा क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। सो दैट इज द योर आंसर। ये आपका आंसर है। आपने देखा कॉन्सेप्ट, हमने क्या किया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बाकी सिर्फ आपका मैथमेटिकल पार्ट है। कॉन्सेप्ट वाइज आपने क्वेश्चन देखा और इसका सोल्यूशन भी देखा। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये है अपने सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम। इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, एक ये सरफेस है, इसके हाफ सरफेस जो है यहां से ये स्मूथ है और ये आपका रफ है। इसका मतलब यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेना है, यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं लेना है। तो सीधी सी बात है, यहां से जो ऑब्जेक्ट आएगी वो एक्सेलरेट होगी एक्सेलरेशन से। वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहां पर, जी साइन फाई। ठीक है, ये आप मेरे कल वाले वीडियो को देखिए जिसमें फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया। जब स्मूथ होती है सरफेस तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जी साइन फाई, और जब रफ होती है सरफेस तो एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन फाई माइनस म्यू जी कॉस फाई। या तो ऐसा करो आप, जी कॉमन ले लो, जी साइन फाई माइनस म्यू कॉस फाई, ये हो जाती है। अब बस फटाफट रखो फिर, चूंकि कहता है कि आधा पोर्शन स्मूथ है आधा पोर्शन रफ है, तो इसका मतलब दोनों डी डी ले लो आप। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब यहाँ 0 से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ भी 0 है, इसका मतलब जो वेलोसिटी यहाँ पर पहुंची है भी, यहाँ पर u कितना हो गया 0, वेलोसिटी भी यहाँ पर फिर से वेलोसिटी कितनी होगी 0, यानी कि जितना ये आया है जिस एक्सेलरेशन से उतना ही एक्सेलरेशन वापस पीछे जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब है इस पोर्शन का जो एक्सेलरेशन है और इस पोर्शन का जो डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही है, डिस्टेंस वही है, तो इसका मतलब यहां का एक्सेलरेशन और यहां का डी एक्सेलरेशन दोनों सेम है। इसका मतलब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को इक्वेट कर देना है। जी साइन फाई इज इक्वल टू डी एक्सेलरेशन माइनस जी साइन फाई माइनस म्यू कॉस फाई, जी जी कैंसल्ड आउट। अब यहां से क्या हो गया, साइन फाई और माइनस साइन फाई। अच्छे से लिख देता हूं, साइन फाई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई प्लस म्यू कॉस फाई। देखो 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। ये साइन फाई इधर आ गया तो हो गया 2 साइन फाई इज इक्वल टू म्यू कॉस फाई, 2 साइन फाई
अपॉन cos फाई इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 2 tan फाई। कितना इजी क्वेश्चन, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, किस तरीके से हमने हैंडल किया। क्योंकि डिस्टेंस सेम था, ऑब्जेक्ट भी सेम है, जीरो से स्टार्ट किया हुआ, ऐसा भी नहीं कि यहाँ की वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी अलग है। क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब है कि जितनी वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगी उतनी ही वेलोसिटी डिक्रीमेंट होगी। अब चूंकि डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन से बढ़ा था भाई साहब वो, उतना ही डी एक्सेलरेशन से भाई साहब को हम कम कर देंगे। तो दोनों एक्सेलरेशन और ये डी एक्सेलरेशन को इक्वेट कर दिया और यहाँ से मेरे म्यू की वैल्यू आ गई 2 tan फाई। था ना बहुत सिंपल। अब चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइन, तो तीसरे क्वेश्चन का भी डायग्राम यहां बना हुआ है। आपको क्या कर रहे हैं, ये एक मास है, ऑब्वियस ही बात है, ये मास इसको नीचे की ओर पुल करना चाहेगा और मुझे दूसरा मास m कितना रखना है m2 के ऊपर। ये आई थिंक ये कितना है 5 kg है और ये है हमारा 10 kg। तो इस मास की वैल्यू क्या हो, छोटे वाले मास की वैल्यू, तो ऑब्वियस बात है इस मूवमेंट को रोकेगा कौन, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो बहुत सिंपल सा इक्वेट कीजिए, इधर mg m1 into g इज इक्वल टू ये फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स इस टेंशन को इक्वेट करेगा, ये m1g इस टेंशन को इक्वेट करेगा, तो दोनों पोर्शन इक्वल हो गया। अब तो आसान हो गया ना बेटा, m1g इज इक्वल टू f1, f1 क्या हो गया m2 प्लस m इंटू g इंटू f सॉरी म्यू 0.15, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इंटू आर। तो r की वैल्यू हो गई आपकी m2 प्लस m इंटू जी। g तो कैंसल आउट करो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। m1 हो गई 5 इज इक्वल टू m2 प्लस m अपॉन 0.15 कर दो, तो यहां से क्या आ गया m2 प्लस m इज इक्वल टू 500 अपॉन 15, m2 प्लस m इज इक्वल टू 15 या 45 फिर 5 33.3, तो m इज इक्वल टू 33.3 माइनस m2 कितना 10 kg, तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 23.3 kg। था बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक था, आपको कॉन्सेप्ट समझना था यहाँ पर कि किस दो क्वांटिटीज को मुझे इक्वेट करना। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको क्लियर है। चलिए अब अपने सबसे फेवरेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि रियली में डिफिकल्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते पर देखते उसको कितने इजिली हम बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। तो चलिए अपने सबसे फेवरेट क्वेश्चन का अभी डायग्राम बन चुका है। डायग्राम आपको क्या कहता है कि एक कर्व है, कर्व, ये प्लेन कर्व नहीं है, ये ग्राफिकली कर्व है। ग्राफ का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 6। एक्स क्यू मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको पता है ग्राफ इस तरीके से ही बनता है, इस तरीके से। कहता है ये जो सरफेस का म्यू है, इस सरफेस का जो म्यू है ये क्या है 0.5 है। तो इस सरफेस पे ये वाला मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट y क्या होगी जिससे कि ये स्लिप नहीं करे, स्लिप ना करे मतलब कि ये रुका रहे, ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है y मुझे अगर निकालना है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला x मुझे चाहिए। अगर मेरे को x कोऑर्डिनेट पता चल गया तो मेरे को y कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखें कि अगर स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि फोर्स बैलेंस्ड है, इधर से हम खींच रहे हैं उधर से आप खींच रहे हैं, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, नहीं जा रहा है कुछ। तो इस पे आप देखोगे कौन कौन से दो फोर्स पहले बन रहे हैं। दो फोर्स देखो पहले बनाते कौन कौन से हैं, डाउनवर्ड mg। सपोज करो यहां का जो टेंजेंट है ये फाई एंगल बना रहा है, फाई, तो इधर क्या लग गया आपका
mg sin phi, और इधर क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर, आर मतलब mg cos phi, mg cos phi, यही होगा ना डायग्राम। तो अगर स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, mg sin phi इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos phi, mg कैंसल आउट हो गया, म्यू इज इक्वल टू हो गया मेरा tan phi, tan phi हो गया। यानी कि इस एंगल फाई का जो tan होगा उसी को हम लोग म्यू से इक्वेट करेंगे। अब ये tan phi निकलेगा कैसे, किसी भी ग्राफ के लिए उस पॉइंट का स्लोप मतलब क्या होता है dy बाई dx, तो इसका मतलब है इसको आप इक्वेट करो, dy अपॉन dx इस वाले x क्यू अपॉन 6 का क्या निकला 3x स्क्वायर अपॉन 6, इसका मतलब है x स्क्वायर अपॉन 2, और यही है tan phi, dy बाई dx को tan phi कहते हैं, और यहां से क्या पता चलता है tan phi ही म्यू है, इसका मतलब है कि x स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू सॉरी 2, x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब चूंकि मैंने कोऑर्डिनेट देखो यहां से स्टार्ट किया तो माइनस में तो जाना नहीं है, तो माइनस को नेग्लेक्ट करो, तो सिंपली x इज इक्वल टू प्लस 1 हमें लेके चलना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू प्लस 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ रख दो, y इज इक्वल टू 1 क्यूब अपॉन 6, इसका मतलब y जो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू 1/6। अगर मीटर में बात कर रहे हैं तो मीटर, सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर, यहाँ पर चूंकि यूनिट में बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 1/6 यूनिट। इस ये मैक्सिमम पॉइंट होगा जिस पर कि ये ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, इसके ऊपर जाओगे तो ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। बड़ा मजेदार फ्रिक्शन का फंडा है। आप इस मतलब कि अगर आपको कुछ हैंड्स ऑन करना है तो खुद से भी आप हैंड्स ऑन कीजिए, सीखिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट में अपने क्वेश्चन को डालिए, और ऑब्वियसली हमारे मोटिवेशन को, हमारे मोटो को बिल्कुल जिंदा रखिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाए। आज जितने भी क्वेश्चन हुए वो सारे के सारे IIT जी में पहले पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे। तो इसका मतलब है हम जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस का लाते हैं वो क्वेश्चन वाकई बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यू कीजिए इस पर। हर रोज देखिए, कुछ ना कुछ ट्रिक्स लाते हैं। आज भी ट्रिक्स वाकई बहुत अच्छे थे। मैं जानता हूं कि आपको इसमें से बहुत चीजें नहीं आती होंगी। फ्रिक्शन नॉर्मली लोगों को बहुत इजी लगता है, पर ये इतना इजी है नहीं। अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ इसको जोड़ दूं, फ्रिक्शन इतना इजी है नहीं। तो चलिए आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको मजा आया होगा, सीखने के लिए मिला होगा। शब्बा खैर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।